नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है हर्डमानिया। जैसा कि जो क्लासिफिकेशन का जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि आगे आने वाले टॉपिक में हम हर्डमानिया और एम्फिओक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो हर्डमानिया है। हर्डमानिया का यदि हम बात करते हैं, हर्डमानिया यूरोकोडेट का जीव है और यह जो है समुद्र में पाया जाता है। ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है और जैसा किताबों में बनाया गया है वो भी आगे हम देखेंगे। यदि हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हर्डमानिया फाइलम कॉर्डेटा में आता है क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। साइफाइलम यूरोकॉर्डेट में आता है क्योंकि इसके जो टेल वाले रीजन है उसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अब हम यदि आगे देखेंगे तो इसका जो संरचना है वो देखेंगे, उसमें टेल और हेड तो कुछ है ही नहीं। तो फिर तो क्या कहाँ होती है ये? तो यूरो कॉर्डेट, और यदि हमने बात की थी कॉर्डेट के जो लक्षणों की बात की थी कि जीवन की किसी भी प्रवस्था में यदि नोटोकॉर्ड पाई जाती है तो वह कॉर्डेट में रखा जाएगा। तो इसके जो एडल्ट होता है यानी कि वयस्क जो है उसमें किसी प्रकार की कोई नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका जो लार्वल स्टेज होती है टैडपोल लार्वा कहलाता है इसका, और वह टैडपोल लार्वा उसके जो टेल वाले रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो इसलिए इसको यूरोकॉर्डेटा में रखा जाता है। क्लास एसिडिएशिया। एसिडिएशिया जो शब्द बना है वो एस्किडियन से बना हुआ है। लैटिन वर्ड एस्किडियन का मतलब होता है वाइन सैक, यानी कि यूरोप के जो देश हैं वहाँ पर शराब को पिलाने के लिए पहले के ज़माने में, बहुत पहले के ज़माने की बात हो रही है, लगभग 100-200 या 300 साल पहले, तो उस समय क्या है वाइन सैक होते थे जो कि बकरे या बकरी की चमड़ी से बने हुए थे, मरे हुए बकरे की चमड़ी से बने हुए थे। जैसे यहाँ पर अपने मशक होती है जिसमें कि पानी पिलाते थे, उस मशक के जो चारों टांगे हैं वो बंद होती थी और मुंह वाले रीजन में से पानी निकलता था। तो वो जो चमड़े का जो सैक होता है उसी तरह की इसकी आकृति होती है, इस वजह से इसको एस्किडियन कहा जाता था। और ये एस्किडियन की वजह से इसको एस्सिडियन जो है क्लास में रखा गया है। और ऑर्डर जो है इसका है स्टॉलिडोब्रैंकिया। स्टॉलिडोब्रैंकिया का मतलब है स्टॉक्ड। ये जो है स्टॉक्ड जीव होते हैं, इस वजह से इनको स्टॉलिडोब्रैंकिया में रखा गया है। जीनस हर्डमानिया है। इसको सी स्क्विड भी कहा जाता है या कहें तो समुद्री पिचकारी। इसकी संरचना जैसा हमने देखा था, इसकी संरचना ये जो है इसका ब्रैंकियल साइफन है और ये एट्रियल साइफन होता है। और ये जो साइफन है यहाँ से क्या है, एक पिचकारी जब इसको छेड़ा जाता है या इसको परेशान किया जाता है तो ये क्या है एकदम से इसकी जो बॉडी है स्क्वीज होती है और यहाँ से एक फंवारा निकलता है। तो वो फंवारे की जो है वो एक तरह से पिचकारी जैसा होता है, इस वजह से इसको सी स्क्विड कहा जाता है, समुद्री पिचकारी भी कहा जाता है। हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि यह मैराइन होता है, मैरीन यानी कि समुद्री जीव है, और सोलेटरी है यानी कि एकल होता है, एकल जीव होता है। सैंडिटरी होता है, सैंडिटरी का मतलब होता है स्थानबद्ध, यानी कि एक जगह टिक के रहने वाला, एक जगह स्थिर रहने वाला। इसकी संरचना से भी लग रहा होगा कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको होल्ड करके रखता है, इस वजह से ये जो है सैंडिटरी टाइप का होता है। कुछ मॉलस्कन के साथ इसमें क्या है कि कॉर्पोरेशन पाया जाता है, प्रोटो कॉर्पोरेशन पाया जाता है। जो मॉलस्कन का जो एक्सोस्केलेटन होता है यानी कि उनका जो बाह्य कंकाल होता है उस पर यह चिपका हुआ पाया जाता है, और वह जब मॉलस्कन जब चलता है तो उसके साथ साथ ये जो है ये भी थोड़ी दूर तक जा सकता है, या कहे तो वो जो मॉलस्क है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो ये हर्डमानिया है इसमें चूंकि खुद का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह जो है उनके ऊपर चिपक के ये जो है ट्रैवल कर सकता है। तो दोनों का इसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, इसे इस तरह के जो रिलेशनशिप होता है उसको प्रोटो कॉर्पोरेशन कहा जाता है। ये जो है सिलियरी फीडर होते हैं। सिलियरी फीडर का मतलब है कि जैसा हमने पैरामीशियम में कभी पढ़ा होगा कि पैरामीशियम जो होते हैं उनके चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं, और उसके जो ओरल कैविटी होती है उसके भी चारों ओर जो है सीलिया पाए जाते हैं, और ये सीलिया लगातार मूवमेंट करते हैं।
जब मूवमेंट करते हैं तो इससे एक वाटर करंट या जल की एक धारा बनती है, और वह जो धारा है बकल कैविटी में अंदर की तरफ लाती है। मतलब कि जल की धारा सीलरी मोशन की वजह से वो अंदर की तरफ आते हैं, और जो जल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये खाता है। तो इस तरह से सीलरी जो फीडर होता है, इस तरह के जीव जो कहलाते हैं सीलरी फीडर कहलाते हैं। माइक्रोफेगस होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। यह हर्मेफ्रोडाइट होता है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है कि एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल पाया जाता है, यानी कि शरीर से बाहर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट जो होगा, इसका विकास जो होगा वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि इसके बीच की जो एक अवस्था बनती है जिसको लार्वल स्टेज कहते हैं, और ये लार्वा जो होता है वो टैडपोल लार्वा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो इसका टैडपोल लार्वा होता है इसके वयस्क से ज़्यादा एडवांस होता है। तो जब लार्वल स्टेज एडल्ट से ज़्यादा एडवांस होगी तो इसका मतलब क्या होगा, लार्वा स्टेज पहले है और फिर एडल्ट बन रहा है उससे, तो इसका मतलब उसमें जो मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा वो किस तरह का होगा, रेट्रोग्रेसिव टाइप का होगा। इट मीन्स उसमें जो कायंत्रण है वो प्रतिगामी कायंत्रण है, यानी कि उसका जो लार्वा है वो उससे ज़्यादा डेवलप है, और वह डेवलप्ड ऑर्गन्स को उसका ह्रास होता है, और वह कम विकसित जो है एडल्ट के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह के जो कायंत्रण होते हैं या मेटामॉर्फोसिस होते हैं उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। इसकी कुल मिला के 12 स्पीसीज जो हैं पूरे विश्व में पाई जाती हैं, और इसमें से 4 स्पीसीज हैं वो हमारे इंडियन ओशियंस में पाई जाती हैं। इसमें है हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया मोर्टियाना, हर्डमानिया साइलोनिका और हर्डमानिया एन्यूरेंसिस। ये 4 जो स्पीसीज हैं ये हमारे इंडियन ओशियंस में पाई जाती हैं। पैलिडा है, इसके रेफरेंस में ही हम बात करेंगे अभी। अब यदि इसकी बाहर की संरचना की बात करते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है। देखो एक्चुअल में तो ये इस तरह से दिख रहा था, और स्केच के अंदर ये इस तरह से दिखेगा। अब इसकी जो खास बात है, इसको यदि हम बॉडी शेप देखेंगे तो ये जो बॉडी शेप है ये एक थैले के नुमा संरचना है, पर्स के नुमा संरचना है, या एक पोटैटो जैसी स्ट्रक्चर है। यदि इसके जो साइफन्स हैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ दब जाएं, ये मतलब जब ये स्क्वीज होता है तब ये बिल्कुल पोटैटो जैसा लगता है। ठीक है। इसकी जो बॉडी है वो 2 भागों में बटी होती है। इसको यदि हम देखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो रफ टाइप का होगा, और इसको बोलेंगे फुट वाला रीजन, और जो ऊपर वाला रीजन है ये वाला, ये कहलाता है इसका बॉडी प्रॉपर। ठीक है। ये जो बॉडी प्रॉपर है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये जो इसका बॉडी प्रॉपर है, और ये जो फुट रीजन है ये क्या है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि जो नीचे है, नीचे सबस्ट्रेटम पर इसको स्थिर करके इसको चिपका कर रखने में मदद करता है। अब इसकी जो एक खास बात है, इसका जो बॉडी है इस तरह से है, इस डायगोनल में है, यानी कि ये वाला जो रीजन है ये तो इसका एंटीरियर रीजन है, देखो इधर, और ये जो रीजन है ये इसका पोस्टीरियर रीजन है। जब ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर है तो डॉर्सल, ये वाला रीजन डॉर्सल होगा ऊपर वाला, और ये जो रीजन है ये वेंट्रल रीजन होगा, यानी कि यहाँ जो ये इसके नीचे वाला हिस्सा है वेंट्रल, ऊपर वाला डॉर्सल सरफेस होगी। इसमें 2 तरह के साइफन पाए जाते हैं जैसे दिख रहा है अपना। एक है ब्रैंकियल साइफन, ये जो है ब्रैंकियल साइफन ब्रैंकियल अपर्चर में खुलता है। इसी तरह से ये एट्रियल साइफन है, ये वाला जो साइफन है ये एट्रियल साइफन है, ये जो है एट्रियल अपर्चर द्वारा खुलता है। इसको ब्रैंकियल अपर्चर को हम माउथ भी कह सकते हैं, और एट्रियल अपर्चर को हम क्लोएका भी कहा जाता है। अच्छा, क्लोएका और एनस यहाँ 2 अलग अलग वर्ड हैं, इनमें इस चीज़ में आप क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो कहलाती है एनस, और ऐसी एक कॉमन ओपनिंग जो कि यूरिनोजेनेटल ओपनिंग होती है, यानी कि उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल की भी ओपनिंग होगी और जो यूरिनोजेनेटल की ओपनिंग होगी, तो वह जो ओपनिंग होगी वह कहलाती है क्लोएका। तो इसमें ये जो ओपनिंग है ये क्लोएका कहलाएगी। ठीक है। अब इसकी जो लेयर्स की बात करते हैं, इसमें जो है 2 लेयर पाई जाती है। बाहरी जो खोल होगा वो
बाहरी जो खोल है वो कहलाता है टेस्ट कहलाता है, इसको ट्यूनिक भी कहते हैं, और इसकी वजह से इनको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, इन जीवों को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर का जो कवच होगा वो टेस्ट कहलाएगा, और इसके अंदर जो टेस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो मेंटल कहलाता है। तो टेस्ट का यदि ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें मैट्रिक्स होता है, कार्पसल्स होती हैं, फाइब्रिल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, स्पिक्यूल्स होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अपने टेस्ट वाले रीजन में पाई जाती हैं। जो मैट्रिक्स होता है, इसका जो मैट्रिक्स है ये पॉलीसेक्राइड का बना होता है। ठीक है, कार्पसल्स जो होंगी इसमें ग्रेनुलर टाइप की जो है कार्पसल्स पाई जाती हैं, और ये कार्पसल्स जो हैं ईओसिनोफिलस टाइप की भी होती हैं। फाइब्रिल्स जो होंगे इसमें मसल फाइबर पाए जाएंगे, और ये जो है स्मूथ मसल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम आती है। ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे इसमें, ब्लड कैपिलरी का जाल पाया जाता है, और स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं। यदि यहाँ देखें तो स्पिक्यूल्स पाए जाएंगे। अब स्पिक्यूल्स जो होंगी ये दो तरह की होगी, मेगा स्क्लेयर और माइक्रो स्क्लेयर। मेगा स्क्लेयर जो होंगी वो दो तरह की पाई जाती है, एक होती है पीपेट शेप की, जो जैसे अपन केमिस्ट्री लैब में पीपेट होती है उसी तरह से जो है वो पीपेट की शेप में होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है स्पिंडल शेप। पीपेट शेप होने को तो दोनों जो है आगे और पीछे से नुकली होंगी, स्पिंडल शेप भी और पिपेट शेप भी, लेकिन पिपेट शेप जो स्पिक्यूल्स हैं वो लंबी होंगी थोड़ी, और स्पिंडल जो शेप स्पिक्यूल्स हैं वो थोड़ी छोटी होंगी, और दोनों तरफ से वो पतली और बीच में मोटी होती हैं। तो ये मेगा स्केलर होती हैं। माइक्रो स्केलर जो होंगी वो पिन शेप में होंगी, जैसे अपने ऑल पिन होती है उसकी तरह ही होती है, उसमें एक हेड होता है और फिर जो है उसमें नीचे का नुकीला हिस्सा होता है। तो इसी तरह से इसमें माइक्रो स्क्लेयर में जो है जो पेपर पिन होती है उसी की तरह ये पाई जाती है। मेंटल वाला जो रीजन होता है वो 3 लेयर का बना होता है, आउटर एपिडर्मिस, मेसेनकाइम और इनर एपिडर्मिस। ठीक है, मेसेनकाइम आउटर एपिडर्मिस जो होती हैं वो हेक्सागोनल सेल्स पाई जाती हैं उसमें। ठीक है, और जो इनर एपिडर्मिस है उसमें पॉलीगोनल, इसमें तो हेक्सागोनल पाई जाएगी, इसमें पॉलीगोनल जो है सेल्स पाई जाएंगी। मेसेनकाइम जो होता है उसमें मसल्स फाइबर पाए जाएंगे, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर हैं इसमें ये इस तरह की चीज़ें पाई जाएंगी, सेल्स पाए जाएंगे और इस तरह के मसल फाइबर पाए जाएंगे। फिर आते हैं अपन इसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी पर। इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं हम, इंटरनल ऑर्गन्स एंड सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमने ये पढ़ा था कि ये वाला जो हिस्सा एट्रियल अपर्चर कहलाता है, या सॉरी ब्रैंकियल अपर्चर कहलाता है, ये कहलाता है एट्रियल अपर्चर। ठीक है, इसमें जो नली होती है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल साइफन, और इसमें जो नली होगी उसको एट्रियल साइफन कहा जाता है। ठीक है, दोनों को कंट्रोल करने के लिए, दोनों अपर्चर्स को, दोनों तरफ के जो अपर्चर हैं यानी कि छेद हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसमें स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। इसमें क्या लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स का जाल पाया जाता है। यहाँ पर इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स का जाल पाया जाता है। जब सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पतली और लंबी हो जाएंगी, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये मोटी और छोटी हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है इस ओपनिंग को ये कंट्रोल करते हैं। अब यदि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो ये वाला जो हिस्सा होता है ब्रैंकियल अपर्चर उसको कहते हैं माउथ। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है ये बकल कैविटी होता है, और फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक, देखो ये सारा जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये सारी कहलाती है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है दो हिस्सों में मिलकर बटी होती है। पहला जो हिस्सा होता है वो उसका कहते हैं प्री ब्रैंकियल जोन या प्री ब्रैंकियल सैक। ये वाला जो हिस्सा इतना छोटा सा है वो प्री ब्रैंकियल सैक कहलाता है, और इसके बाद जो इतना बड़ा हिस्सा दिख रहा है वो कहलाता है ब्रैंकियल सैक। ये जो ब्रैंकियल सैक है इसमें ही फेरिंग्स के अंदर ही, देखो हमने कहा था कि गिल स्लिट पाए जाते हैं, तो गिल स्लिट कहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे। ये जो ब्रैंकियल सैक है इसके अंदर छोटे 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 स्लिट्स पाए जाते हैं, और इन स्लिट्स को कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मेटा या स्टिग्मा। इनके चारों तरफ, इन स्टिग्मेटा के चारों तरफ ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है।
ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ब्रेंकियल सैक है, ये रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए इसको इस वाली जगह में रेस्पिरेटरी का जब पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊँगा तो उसकी उस समय बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद फेरिंग्स के बाद ये वाला जो हिस्सा है ईसोफेगस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ईसोफेगस के बाद यहाँ पर स्टोमक होता है, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक पर्टिकुलर या कहें कि एक टिपिकल जो है एलिमेंट्री कैनाल की जो संरचनाएं होती हैं वो सारी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, बस इसमें एक खास बात होती है यहाँ पर कि ये जो है फेरिंग्स वाला रीजन है सबसे बड़ा रीजन होता है और सबसे ज़्यादा बड़ी नली होती है। इसी में जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्टिग्मेटा पाए जाते हैं जिनके चारों तरफ जो है ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे थे हम। तो इसमें जो डाइजेशन देखो क्या होगा, हमने कहा कि ये सीलियरी फीडर है, यानी कि जो यहाँ पर एक सीलियरी करंट पैदा होगी, पानी की जो जलधारा बनेगी वह धारा अंदर की तरफ आएगी, बकल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स में आने के बाद इसमें क्या होगा कि वहाँ पर यदि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गन हैं वो तो यहाँ रुक जाते हैं, और कोई यदि बड़ा पार्टिकल आ गया है तो रिवर्स करंट एक बनती है, उस रिवर्स करंट के द्वारा वापस जो है बाहर थूक दी जाती है। जैसे अपन कुल्ला करते हैं ना, तो उसी तरह से क्या करेंगे कि कोई बड़ी चीज़ आ गई तो उसको तुरंत बाहर निकाल दी जाएगी, और जो माइक्रो ऑर्गन है वो सारे अंदर ले लिए जाते हैं। अंदर लेने के बाद जो है स्टोमक के अंदर इसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद इसमें जो है एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स वही पाए जाते हैं। एमाइलेज मिलता है, इसमें माल्टोज मिलता है, प्रोटीएज मिलते हैं, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है उसके लिए प्रोटीज होगा। ठीक है, फैट के डाइजेशन के लिए इसमें लाइपेज पाया जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें ये एंजाइम्स पाए जाते हैं, यहाँ डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ये यहाँ एनएस जो दिख रही है ये इसको हमने एक तरह से यहाँ से कट करके और बाहर लाया गया एक दिखाने के लिए। बाकी ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये इस तरह से बाहर नहीं होगी, ये यहाँ पर होगा। ये वाला जो हिस्सा है एनएस वाला हिस्सा जो है यहाँ पर होगा, इस जगह होगा, यानी कि ये यहाँ पर कुंडलित होती है ये वाला जो हिस्सा है पूरा। तो इसको समझ में नहीं आएगा यदि ये यहाँ के यहीं दिखाई जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा कर और यहाँ लाया गया है। ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद ये एनएस के द्वारा यहाँ एट्रियल अपर्चर के द्वारा इसको बाहर की तरफ जो है त्याग दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है डाइजेशन होता है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इसमें फेरेंजियल वॉल पाई जाती है। ये जो फेरेंक्स की जो वॉल होती है यही रेस्पिरेशन में भाग लेती है। यह हाईली वेस्कुलर होती है, बहुत ज़्यादा वेस्कुलर पाई जाती है, और इसमें जो है ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है, महीन जाल बिछा होता है। तो होगा क्या, अब रेस्पिरेशन कैसे होता है, जब वाटर करंट बक्कल कैविटी या ब्रेंकियल साइफन के द्वारा, ब्रेंकियल अपर्चर के द्वारा अंदर आती है, तो वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, चूँकि यहाँ पर स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, बहुत सारे स्टिग्मेटा पाए जाएंगे, और उन स्टिग्मेटा के आसपास ब्लड कैपिलरीज का सघन जाल बिछा होता है। उस जाल में जाल के कारण वो उसकी जो लेयर होती है बहुत पतली होती है, तो जो जल में घुली हुई डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस वाटर में त्याग दी जाती है, और फिर वापस जो है पिचकारी के द्वारा वाटर करंट बाहर की तरफ त्याग दी जाता है। तो इस तरह से एक साधारण जो है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, बहुत सिंपली जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाए। अब जो आगे के टॉपिक हैं वो नेक्स्ट जो है आपको अगले वीडियो में हम बताऊंगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच।